वाले प्रदीप जी, अमरीश जी और शंभुनाथ जी, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और यहां पे उपस्थित सभी अग्रज का मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और मां शक्ति को प्रणाम करता हूं। ये चुनाव आप सब देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है। क्या ऐसा चुनाव आपने पहले भी देखा है कायस्थ पाठशाला का? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं। यहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 चुनाव देखे हैं। अभी हमारे बड़े भाई प्रदीप भाई कह रहे थे। लेकिन इस बार का जो ये कायस्थ पाठशाला का चुनाव है, ये कायस्थ पाठशाला की सचमुच में तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। जब से मुझको सब लोगों का आशीर्वाद मिला और एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझको मेरे भाइयों ने और मेरे बुजुर्गों ने इस युद्ध में उतारा, तभी से जो है कोठी में हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ। सारे लोग एक हो गए और जैसा अभी हमारे भाई कुमार नारायण ने बताया, कोठी हमेशा जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ गणित से जीतती है, कभी इलेक्शन जीत के नहीं जीतती है। वो इलेक्शन लड़ती ही नहीं है, वो इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैनेज करती है और यही करती आई है। इलेक्शन तो इस बार लड़ा जा रहा है, पक्ष भी और विपक्ष भी। और ये इलेक्शन सिर्फ 2 कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन अब आम कायस्थ लड़ रहा है। बहुत बढ़िया। आज तक आम कायस्थ को कायस्थ पाठशाला से मिला क्या है? कभी ये प्रश्न आपके भी जहन में आता होगा और मैं आपके साथ एक साझा करना चाहता हूं अपनी एक्सपीरियंस, जहां जहां भी जा रहा हूं। और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो है बाहर के शहरों में लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब इस इलेक्शन में रखा क्या है, कायस्थ पाठशाला में रखा क्या है? सिर्फ मेंबर बना दिया जाता है और उसके बाद 5 साल में एक बार लोग आते हैं, वोट की भीख मांगते हैं, बैठा के ले जाते हैं, वोट डलाते हैं और फिर वहीं छोड़ देते हैं। लौटने का भी नहीं देखते हैं कि कैसे लौटा कि नहीं लौटा, खाया कि नहीं खाया, और फिर 5 साल पलट के नहीं जाते हैं। यहां इस मंच पे 2 ऐसे प्रत्याशी बैठे हुए हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि उनको कभी वो मौका नहीं मिला सेवा करने का। पिछले बार आप सब लोगों ने और खास तौर से प्रीतम नगर ने, क्योंकि प्रीतम नगर से मेरा जुड़ाव पिछले 10-15 साल से है, लगभग 15 साल हो गया। न जाने कितने कैंप्स लगवाए हैं यहाँ पे, हेल्थ कैंप्स लगवाए हैं, प्रदीप भाई ने लगवाए हैं, हिमांशु ने लगवाए हैं, अमरीश भाई ने लगवाए हैं, सुनील जी ने लगवाए हैं, सब ने मिलकर लगवाए हैं। हमारे शांत और ऋषि बैठे हुए हैं यहाँ पे, मनोज जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर लगवाए हैं। तब ना इलेक्शन था और ना मैं कैंडिडेट था। हमारा मीटिंग में थोड़ा देर लगी, बताओ। ये चीजें जो है इनको नहीं समझ में आई मीटिंग के लिए डॉक्टर साहब देर में कि आंधी और सुनामी दोनों एक साथ आ रही है। अब की बार सब दिख रहा है उनको। आपने देखा होगा, अब वो सीबीएम ट्रस्ट के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं, शंकर लाल मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक तो जो है सब कुछ ढका मुंदा था, सिर्फ और सिर्फ एक कायस्थ पाठशाला था जिसका अध्यक्ष कोई चौधरी हुआ करता था और बारी बारी से होता रहता था। चाचा भतीजा, फिर बड़ा भाई छोटा भाई, फिर छोटा भाई आ गया और अब युवराज की जो है बारी है।
अगर इसी तरीके से चला तो मान लीजिए, वो कहते हैं कहां परिवारवाद है। अब और कैसे परिवारवाद और वंशवाद करना चाहते हो मेरे भाई? सही है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय एचजीएस से ये पूछना चाहूंगा कि भैया परिवारवाद और वंशवाद होता क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेना। बात खत्म खत्म। बोलना तो बड़े अच्छे से आता है, माइक मिल गया तो आपने बोल दिया, लेकिन जरा इन चीजों पे भी तो देखिए। आप कहते हैं कि ऑनलाइन मेंबरशिप बढ़ा देंगे, कैसे बना देंगे? जिस प्रकार से आपने रूल्स में अमेंडमेंट करके बहुत सी चीजें कर डाली, उसी तरीके से हम भी जो है जब इलेक्ट होंगे तो रूल्स में अमेंडमेंट करके ये सारी चीजें करेंगे जो हमने अपने वादे में दिए हैं, संकल्पों में दिए हैं। क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन मेंबरशिप? जब पूरा हिंदुस्तान जो है डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, यहां तक कि आप मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग भी ऑनलाइन लेने लगे हैं, तो फिर जो है मेंबरशिप ऑनलाइन करने में क्यों आपकी कंजूसी कर रहे हैं? क्यों आपकी हालत पतली हो रही है? आपकी हालत पतली इसलिए हो रही है क्योंकि आपके मुट्ठी से ये ट्रस्ट निकल जाएगा। आप मुट्ठी बंद करके रखना चाहते हो और इस ट्रस्ट के ऊपर अपना कब्जा जमा के रखना चाहते हो, इसीलिए आप जो है मेंबरशिप खोलते नहीं हो और ना तो ही मेंबरशिप का फॉर्म देते हो, और पॉकेट वोटर बनाने की जो आपकी पद्धति है उसको पहली बार ललकारा है, और सबने जब मिलकर ललकारा है तब आपकी कोठी हिल रही है, आपकी सल्तनत हिल रही है, आपकी जागीर हिल रही है। अब आप हवाला दे रहे हो कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी। भाइयों बहनों, दान में देने के बाद फिर हिसाब नहीं लिया जाता है। जब आपने दान में दे दिया तो फिर पलट के क्यों पूछ रहे हो कि हमने कितना दिया कितना नहीं दिया? ये मेरी है या तेरी है? मैं तो कह रहा हूं सब आपकी है, और आप ही की नहीं। ये शुरुआत मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी ने की थी, आपने नहीं की थी, या आपके पूर्वजों ने नहीं की थी। आपका योगदान है, हम इस चीज को मानते हैं और उसके लिए आपको नमन करते हैं और सलाम करते हैं, आपके पूर्वजों को। लेकिन जिस तरीके से ग्रहण बन के आप इस कायस्थ पाठशाला के ऊपर काबिज हो गए हो, उसको नकारते हैं। क्योंकि अगर आप अध्यक्ष होके अपनी जमीनों को बचा नहीं सकते, नया विकास कर नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए। आप हवाला देते हो योगी जी का, मैं भी योगी जी को जो है मानता हूं और उनका अनुयायी हूं, और जानता हूं कि उनके विचार क्या हैं। उनके विचार हैं सबका साथ सबका विकास। कहीं किसी खास का विकास में वो नहीं इंटरेस्ट लेते। ये तो आपकी पद्धति है कि आप खास लोगों में और अपने परिवार में ही जो है सीमित रहना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना घर बार छोड़ दिया, उसका नाम लेके आप कहते हो कि साहब कायस्थ पाठशाला में उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद तो निसंदेह दिया है, और अब की बार आशीर्वाद के रूप में ही मिलेगा जब यहाँ का परिवर्तन होगा और ये कायस्थ पाठशाला आम कायस्थों के लिए खुल जाएगा, और तब योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री समस्त आम कायस्थों को अपने कर कमलों से आशीर्वाद देंगे और अपने वचन से आशीर्वाद देंगे। और किस किस रूप में देंगे वो भी गिना देता हूं। 150 साल हो गए, 55 साल आपका राज रहा। आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे इस कायस्थ पाठशाला में एक भी अस्पताल बन जाता। आप जुमला देते रहते हो कि साहब मेदांता से टाई अप हो गया, ये फॉर्म बन गया, ये नक्शा पास हो गया, नक्शा चल गया। अरे चल गया तो अस्पताल कहां है मेरे भाई? ये प्रबुद्ध जन है, कायस्थ कम्युनिटी
कायस्थ समाज कलम का पुजारी है, कलम दवात का पुजारी है, चित्रगुप्त भगवान का वंशज है। इसको ऐसे नहीं बहला पाओगे, ऐसे नहीं फुसला पाओगे। 150 साल में आप अस्पताल तो दे ना पाए, और जो चीजें थी उसको भी आप निरंतर बेचते चले जा रहे हो। जो पूर्वज जमीन दे गए थे उसको भी आप ये कह के जो है बेच दे रहे हो कि हम इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अधिक इसके ऊपर जो है लोगों का कब्जा हो रहा है। अरे कब्जा हो रहा है तो अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे थे? चूड़ियां पहन के क्या सो रहे थे? आपको उसी समय जो है अपना पूरा योगदान देना चाहिए था, जिस प्रकार से और अध्यक्षों ने किया। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के समय में पहली बार कायस्थ पाठशाला को अपना खुद का एक हेड ऑफिस मिला, और वो भी पहले जो था वो खपड़ैल में था, आज वो एक भवन के रूप में है। 55 साल में आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे आराध्य देव भी यहां पे जो है स्थापित हो जाएं। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी ने अपने आराध्य देव को जो है वहां स्थापित किया, लेकिन आपने उसी में पीछे मिनी कम्युनिटी में इरशाद नाम के आदमी को देके रोज वहां पे मधुशाला गवा रहे हैं, और रोज वहां पे दारू और मुर्गा चल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? महामंत्री जी, क्या आपके आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी? आपको दिखता नहीं है कि आपके आराध्य देव किस रूप में हैं? कहां बैठे हुए हैं? कहां विराजमान हैं? आप को तो बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन आप दो टर्म रहे हो। एक टर्म चलिए मान लेते हैं किसी वजह से कि भाई नहीं हुआ, समझ रहे थे, देख रहे थे। दूसरे टर्म में क्या हुआ उसमें भी आपने नहीं सोचा, और सोचेंगे भी क्यों? आप तो कायस्थ पाठशाला के ऊपर आश्रित हैं। आप क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर सुशील सिन्हा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन, ये क्या करेंगे? मैं वहां पे अस्पताल बनवाऊंगा, वो तुम्हारी औकात नहीं है बनवाने की। अगर होती तो अभी तक बनवा चुके होते। क्या बात है? क्योंकि मेरे पिछले एजेंडा में 7 नंबर मेरा जो है क्रमांक संख्या है, अगर भूल गए हो तो फिर निकाल के पढ़ लो। उसमें भी ऑनलाइन का जो है ऑप्शन था, और उस समय भी मैं ऑनलाइन ही कराता था, और 100 रुपए में जो है मेंबरशिप होती, और साथ ही साथ अस्पताल, धर्मशाला, ये मेरे एजेंडा में था, मेरा संकल्प था। लेकिन आप जीते, और जीतने के बाद आपने कुछ नहीं किया। कोरोना में न जाने कितने लोग मर गए, तब तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बात करते हैं अस्पताल बनवाएंगे और लोगों की भलाई करेंगे, और देखेंगे क्या प्रोटेक्शन आप करेंगे। आप अपने लोगों के जो 8,543 लोगों ने आपको वोट किया, जिसमें से 4200 वोट आपको मिले, उनकी तो आप प्रोटेक्शन कर नहीं पाए। आप चले हैं पूरे समाज की प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर यही प्रोटेक्शन करना होता तो आपको पूरे समाज को कब का इसमें जोड़ लेना चाहिए था। जोड़ा आपने। जब मैंने कहा कि मैं सबको जोड़ के चलूंगा, सबको लेके चलूंगा, तो भाई साहब कहते हैं कि यह ऑनलाइन कैसे होगा। मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे होगा। भाइयों, एक बार मुझे कुर्सी पे बैठा के तो दिखाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे होता है, और 100 रुपए में मेंबर कैसे बनता है, और इसकी सदस्यता जो आज 31,000 है वो लाखों में कैसे पहुंचती है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, मैं अपने न्यासदारियों को दूंगा भी, उनको फैसिलिटी दूंगा। मेरे संकल्प पत्र पे बड़ा पोस्टमार्टम कर रहे हैं।
10 लाख रुपए का ऋण कहां से देंगे? गवर्नमेंट की चीजें कैसे लागू करेंगे? और आपकी नीयत अगर साफ होगी तो आप 10 लाख क्या 1 लाख भी अगर दे दिए होते तो मैं मान लेता, मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लेता। अगर आपने बना लिया होता, आपके पास समय मिला था, गोल्डन टाइम मिला था, 5 साल में आपने क्या किया? 2 डॉक्टर लड़ रहे थे और दोनों डॉक्टर हारे, और उन दोनों के संकल्प पत्र में अस्पताल था। क्या अस्पताल आप लोगों की जरूरत नहीं है? आप बहुत आराम से मंच से कहते हैं कि साहब अस्पतालों में, नर्सिंग होम में क्या होता है ये हमसे पूछिए। अरे तुम क्या जानो अस्पतालों में क्या होता है? कभी गए हो और किया हो तो बताइए। मैं जानता हूं कि अस्पतालों में क्या होता है और एक डॉक्टर किस तरीके से काम करता है। तुम तो कायद पाठशाला में महामंत्री हो और जितने भी केस करते हो उन सब के भी पैसे लेते हो। इसका हिसाब भी मांगेंगे। समय आने दो, सारी ईडी की रेड होगी और सारे कच्चे चिट्टे जो है बाहर निकलेंगे और प्रॉपर ऑडिट होगा। ये जो चुपके से कायद समाचार में जो है डाल के जो है धीरे से भेज दिया, इससे काम नहीं चलेगा। और वो भी कब? जिस दिन जनरल बॉडी मीटिंग होगी उस दिन बाहर जो है 100 कॉपियां रखवा दी जाए। भैया अपने हिसाब से ले लो, पढ़ लो और यहां पे जवाब दे दो। अरे देना ही है तो 1 महीने पहले जो है घर भिजवाओ, फिर प्रश्न उत्तर के लिए तैयार रहो। है हिम्मत तो करके देखो। मैं खुला चैलेंज देता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं एक आम कायस्थ हूं और अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत से जो है इस जगह पे पहुंचा हूं। अगर मैं उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष बना हूं तो किसी के रहमो करम पे नहीं बना हूं, अपनी काबिलियत पे बना हूं और काम करके दिखाया है। और ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जानते हैं। उनके साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी जिस समय आप कहीं इधर उधर बगले झाग रहे होते थे। कितने लोगों को हमने बचाया है ये मैं जानता हूं। मैंने कोई विशेष काम नहीं किया है, अपना कर्तव्य किया है। मैं डॉक्टर हूं तो यही मेरा कर्तव्य था और यही मैंने किया। जवाब तो बहुत दे सकता हूं उनके प्रश्नों का। आज ये बौखलाहट में सब कुछ निकल के आ रहा है। हकीकत तो यही है। ये परिवर्तन की लहर जो आपने शुरू की है उनको समझ में आ रहा है कि अब की बार अगर सत्ता हाथ से गई तो पिछले बार की तरह दोबारा आ ना पाएगी, क्योंकि ये तो बहुत पागल आदमी आ गया है। अगर इसने 5 लाख लोगों को कायस्थ पाठशाला से जोड़ दिया तो फिर दोबारा कहां कहां पॉकेट वोटर के पास वोट की भीख मांगते घूमेंगे। तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगा, काम बोलेगा। जिसका काम होगा, जिसकी नीयत साफ होगी और जो कायस्थ पाठशाला के और कायस्थ समुदाय के हित में काम करेगा, लोग उसी को जो है वोट करेंगे और उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। मैं एक और चीज जो है इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं और बल्कि पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष और माननीय महामंत्री जी से। भैया आप लोगों ने तो कायस्थों का रहनुमा बने हुए हो, तो हमारे कायस्थ बंधु जब जो है राजनीति में जाते हैं तब आप क्या करते हो? आप ही को सभासद भी लड़ना है, आप ही को विधायक भी बनना है, आप ही को महापौर का भी टिकट चाहिए और जरूरत पड़े तो अभी सांसद ही भी आप ही को चाहिए। तो मेरा आम कायस्थ कहां जाएगा मेरे भाइयों? मैं और हम सब लोग आम कायस्थों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कायस्थ पाठशाला का इलेक्शन आम कायस्थों को एक नई ताकत देगा। क्या हमारे यहाँ पे अभी चले गए आलोक निगम जी एक वृद्धाश्रम संचालित करते हैं,
अपने पैसों से, अपने साधन से, अपने घर में। अभी आप लोगों ने देखा जब हमारे एजेंडा फ्लोट हुए तो उन्होंने अपने एजेंडे भी डालने लगे। अब उन्होंने लेटेस्ट एजेंडा डाला है कि हम एक ओल्ड एज होम भी बनाएंगे। क्या आपको ओल्ड एज होम चाहिए क्या? अस्पताल तो निसंदेह बनेगा। ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं है। जो चल रहे हैं उन्हीं को अगर संरक्षण दे दिया होता तो वो सुचारू रूप से और बहुत अच्छे से चल रहे होते। जो आदमी काम कर रहा है, आपके समाज का है, उसको सहायता देने के बजाय आप आज कंपटीशन में ओल्ड एज होम खोल रहे हो। हमारा तीसरा बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। हमारे पास धर्मशाला नहीं है कायस्थ पाठशाला की। हमको धर्मशाला बनाना है ताकि हमारे जो भाई और बहन दूसरे शहरों से आते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट में किसी कार से आते हैं या और यूनिवर्सिटी के लिए काम से आते हैं या किसी भी काम से आते हैं, तो उनके ठहरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और वो भी बहुत कम मूल्य पे। भाइयों, 150 साल हो गया हमारा कायस्थ पाठशाला आज भी सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधीन है। कुलभास्कर आश्रम जो है वो पहले कानपुर में था, फिर आगरा यूनिवर्सिटी के अधीन में। हमारा अपना जो है विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला? ये मेरा सवाल है अध्यक्ष से, और ये सवाल है महामंत्री जी से। बहुत ही काबिल और बहुत ही कुटिल महामंत्री हैं। और कुछ कुछ नाम भी वैसे ही हैं। दो टर्म मिला आपको, 10 साल। 10 साल छोटा नहीं होता है। 10 साल में विश्वविद्यालय के बारे में अगर आपने एप्लीकेशन भी दी होती तो अब तक डीम्ड यूनिवर्सिटी तो बनी गई होती। अब तक आपने कभी ना तो पैरामेडिकल के बारे में सोचा, ना पॉलिटेक्निक के बारे में सोचा, ना किसी और इस तरीके के रोजगार प्रेरक कोर्सेज के बारे में सोचा। आपने सोचा तो क्या सोचा? सिर्फ और सिर्फ शादी घर कहां पे बन सकता है, चलो इस बिल्डिंग में एक और शादी घर बना दें, इसका इनॉग्रेशन कर दें और किसी एक आदमी को दे दें, ताकि उसके पास से जो है 20, 25, 50, 100 वोट मिल जाएगा और हम फिर कायस्थ पाठशाला पे काबिज हो जाएंगे। और उनकी गणित देखिए, एक ही शादी घर 3 लोगों को बांटते हैं शेयरिंग बेसिस पे, ताकि 3 गुना जो है फायदा मिले। अरे भाई, एक ही को दे देते। और बनाया भी कहां है ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी अधिकतर सिर्फ 5 साल में एक ही बार जो है वहां जाते हैं, या फिर किसी शादी ब्याह में जो है जाते हैं। यहां बैठे कितने लोगों के बच्चे जो है वहां पे पढ़ रहे हैं किसी भी विद्यालय में? शायद किसी के भी नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो शादी घर, वो ओयो होटल या जो भी कुछ उन्होंने बनाया है, वो जानते हैं कहां पे बनाया है? एक तरफ है केपी कॉन्वेंट जहां छोटे बच्चे हैं, और दूसरे तरफ है केपी गर्ल्स, और बीच में है शादी घर। वाह! अरे ओयो भी है तो भी क्या कभी किसी ने ये चीज सोची कि जो है जो विद्यालय की जमीन होती है या विद्यालय की जगह परिसर होता है, उसके अंदर इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं चलिए ओयो होटल ही बना के दे दिया, तो ओयो होटल में क्या मदिरा नहीं चलेगी? वहां पे मांस मच्छी नहीं चलेगा? चलेगा। और कहां पे चलेगा? आपके अपने केपी
जो कॉलेजेस के नाम लिए मैंने, केपी गर्ल्स और केपी कॉन्वेंट के परिसर के अंदर ही चलेगा। वो एक कैंपस है, एक दरवाजा है, बाहर से अंदर जाके 3 दरवाजे में तब्दील कर दिया गया है। वो राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी का जो है परिसर था, नहीं चला पाए तो उन्होंने कहा लो ओयो दे दो, कुछ परसेंटेज हमें मिलेगा, बाकी तीनों को बांट देंगे, तो 3 घर हमारे तैयार हो जाएंगे, जिनसे से 100 इंटू 3 300 वोट हमें मिल जाएंगे। ये है उनकी स्कीम, ये है उनकी रणनीति। हमारे बहुत से ऐसे, और मुझे समझ में नहीं आता 55 साल में आज तक आपने या तो सचमुच में क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया है, आप वोटरों के पास नहीं गए हैं कि आपको अपने उन असहाय, उन निर्धन लोगों का, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हमारे भाई बहन हैं, उनके घर नहीं दिखे। अगर मैंने 10 लाख रुपए तक का ऋण की बात कही स्वरोजगार के तहत, तो क्या बुरा कहा? ये भी तो मैं योगी जी से ही लेके आऊंगा, मैं भी तो योगी जी से लेके आऊंगा। तुम क्या कर रहे थे पिछले 8 साल से, 10 साल से? तुम क्यों नहीं लेके आए? जब मैंने कहा कि 75 साल से उम्र के ज्यादा और जिनकी 1 लाख रुपए वार्षिक इनकम कम है, उनको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, तो आप उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ये तो आ गए पूरा ट्रस्ट लुटा देंगे। अरे लूट तो तुमने लिया है, हम तो उसे आम कायस्तों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और लूटा नहीं होता तो अपना इनकम टैक्स जरा सा हम लोगों को दिखा दो, कहां से आय आती है और कहां से खर्चा होता है। सब किच्चा चिट्टा पता चल जाएगा। हमसे मांगोगे तो हम अपना इनकम टैक्स जहां कहोगे वहां देने के लिए तैयार है। उसकी स्क्रूटनी कर लेना, क्योंकि मैं इनकम टैक्स पेयर हूं और एक एक पैसा इनकम टैक्स देता हूं। मैं व्यवसाय करता हूं क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है और उसका मैं इनकम टैक्स भरता हूं। लेकिन प्राइवेट होने के बावजूद मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपने भाइयों बहनों का ख्याल भी करता हूं यथाशक्ति, क्योंकि मैं हर एक पैसे को कमाता हूं, खुद कमाता हूं, तब उसमें से जो है खर्चा करता हूं। किसी के ऊपर, ये पहली बार है कि जब मैंने इनके ऊपर भी अब तीखे वाण चलाना शुरू किया, क्योंकि अभी हमें हमारे छोटे भाई शैलेंद्र मधुर जी ने जो है बताया, और मैं भी देख रहा था, मैं चुप था कि हमने कहा चलो परिवार का चुनाव है, परिवार की तरह लड़ा जाए। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उन्हें प्रणाम करके ही चलेंगे, लेकिन उन्होंने मर्यादा तोड़ दी है। तो जब अगर उन्होंने मर्यादा तोड़ दी है तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये भी मैं बताना चाहता हूं उनको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की विधवा, उनको आप पेंशन देते हो मात्र 500 रुपया प्रति माह, और आप कहते हो कि ट्रस्ट में पैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं और आपके बीच में ये रखना चाहता हूं, केपी कम्युनिटी हॉल जो आज की डेट में कायस्थ पाठशाला की आन बान और शान है, और वहीं से सादा पैसा भी आता है, उसको क्या कायस्थ पाठशाला खुद नहीं चला सकता? अगर चलाया होता तो उसकी आय भी आपके पास आती और न जाने कितने लोगों को आप जो है रोजगार दे सकते। लेकिन आपने क्या किया, एक आपका विशेष व्यक्ति को उठा के जो है दे दिया कि ये लो तुम चलाओ, ये तुम्हारा। ये क्या तुम्हारे अपनी जागीर थी जिसको तुमने बांट दिया?
ये जागीर थी मेजर रंजीत सिंह की, ये खून पसीना था जो है डॉक्टर के श्रीवास्तव का, इसमें खून पसीना लगा है माननीय टीपी सिंह साहब का, इसमें खून पसीना लगा है कुमार नारायण जी का, और न जाने कितने जो है कायस्तों ने उसमें जो है परिश्रम किया है, तब जाके केपी कम्युनिटी हॉल खड़ा हुआ है। न जाने कितने लोगों ने उसमें दिन रात मेहनत की है, तब जाके जो है हमारे आराध्य देव वहां पे स्थापित हुए हैं। और तुमने क्या किया? अब बात करते हो आदर्शों की। आज जब एक नया लड़का आपको ललकार रहा है और आपको सत्ता हिलती हुई दिख रही है, तो आप जो है चीजें खोल खोल के रख रहे हो कि भाई देखिए वो सीबीएम ट्रस्ट अलग है, उसकी जो रजिस्ट्री हुई है, पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने रजिस्ट्री की है। अभी तक तो रजिस्ट्री कहते भी नहीं थे, पहली बार एक्सेप्टेंस हुआ कि रजिस्ट्री की गई है। सीबीएम ट्रस्ट है, सोसाइटी है, अगर उसका आपने रजिस्ट्री की है तो कहीं ना कहीं आपके न्यासधारियों को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। अब तक क्या कर रहे थे? जब लोगों ने इस बार परिवर्तन की लहर में आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए, तो अब आप आके जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, और तो और फारसी में सुना रहे हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। भैया मुझे फारसी नहीं आती, मैं ना बता पाऊंगा, लेकिन जितना उनको सुना वो सब एक बहुत बड़ा गोलमाल है। और अब की बार जवाब आपको देना है, क्योंकि अगर इस बार आप चूक गए तो अगली बार ना कोई स्पष्टीकरण करने आएगा, ना बताने आएगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि 80% हमारा है, फिर कहेंगे 100% हमारा है। तुम लोग कौन हो? जाओ, तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए। आज भी अगर वोटों की चिंता होती और इतना ही अपने लोगों की चिंता होती तो 5 साल में आप उनके घर गए होते, उनके यहाँ गए होते, उनसे बात की होती, उनके सुख दुख में खड़े हुए होते, उनके लिए मदद की होती। सिर्फ 13 ही अटेंड कर लेना और जो है किसी की मृत्यु हो जाए उसमें चले जाना, वही सब कुछ नहीं होता है। मृत्यु के पहले भी बहुत सी चीजें आती हैं, उस पे आपका ध्यान कहाँ था? अगर किसी की मृत्यु हुई है तो हो सकता है किसी मर्ज की वजह से हुई थी, और उस मर्ज को ठीक करने के लिए तुम्हारा औषधालय कहाँ था? तुम्हारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस कहाँ था? 55 साल मिले तुमको, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, जमीन जमीन जमीन। कहां बेचे, कहां बेचे, कहां बेचे? बेचते बेचते आज एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट इस रूप में आ गया है कि जमीन के लिए भी लड़ाई होने लगी है। एक छोटे से भवन के लिए 3-3 लोगों की को दिया जा रहा है, बंटवारा होने लगा है। जो विद्यावानी के बगल में ह्यूम्स पाइप की जमीन थी, उस पे इन्होंने सबसे पहले जो है बोला कि साहब छुड़ा नहीं पा रहे हैं, हमको इसको डिस्पोज ऑफ करना है। हमने सबसे अच्छा ऑफर संजीव अग्रवाल जी का आया, जो एक बिल्डर है। वो बिल्डर वहां क्या करेगा? शॉपिंग मॉल बनाएगा। शॉपिंग मॉल से हमारे आम कायस्तों को कोई फायदा होगा? नहीं होगा। बहुत विरोध किया हम लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ किया, तो नतीजा ये निकला कि साहब देना तो है ही है, अब आप लोग तय कर लीजिए, अगर आप कहें तो किसी कायस्थ को दे दीजिए। हमने कहा जब मन बना ही लिया है तो देव भाई किसी कायस्थी को दे दो, अपने किसी एक भाई को दे दिया। उस समय भी मैंने कहा था कि यहाँ पे अस्पताल बना दीजिए, अस्पताल में मैं 11 लाख रुपए जो है खुद अनुदान दूंगा, और ये मैंने भरी सभा में कहा है, कोई ऐसे चुपचाप कहीं वो नहीं बोला है।
और अगर हिम्मत हो तो वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, वो सीसीटीवी का कैमरा का जो है फुटेज निकाल के देख लेना, अगर नहीं बोला हो तो बता। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में ये अस्पताल बनेगा, आपके निरीक्षण में, आपके नेतृत्व में बनेगा, मैं 11 लाख रुपए दूंगा और उसमें और भी जो लगेगा उसके लिए भी बाकी लोगों से जो है इकट्ठा करूंगा, दान करूंगा और दान दिलाऊंगा भी। जिस संस्था की स्थापना ही दान से हुई है वो दान से ही चलनी चाहिए, ऐसे जमीन बांटने से जो है और बेचने से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, इसीलिए इस मैदान में कूदना पड़ा, क्योंकि वो निरंकुश हो गए हैं। वो उनको लगता है कि ये तो अब हमारी जागीर है। तो भाइयों और मातृशक्ति, अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि अब की बार परिवर्तन करना है, तब तो आपके ये सारे संकल्प, 15 संकल्प है मेरे, उनको पढ़ लीजिएगा। उनमें से अगर एक भी गलत हो तो मुझको जरूर बोलिएगा, और अगर मैं पूरा ना कर पाऊं तो मैं स्वतः जो है रिजाइन कर दूंगा। और एक और बात कहना चाहता हूं माइक और आप लोगों के माध्यम से, इसको टेप करके उन तक पहुंचा जरूर दीजिएगा। मेरे अंदर पुरुषार्थ है, मैं अपना कमा सकता हूं, मैं कायस्थ पाठशाला के ऊपर मेरा जीवन नहीं चलता है और ना आगे भी चलेगा। मैं वहां का ना पानी पीऊंगा और ना ही किसी को पीने दूंगा, ना 1 इंच जमीन खुद लूंगा और ना ही दूसरे को लेने दूंगा। और जितनी अधिकृत हो चुकी है या लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसके छुड़ाने के लिए भी अपनी पुरजोर कोशिश करूंगा कि वो जो है जमीन छूटे वहां से, उनके चंगुल से, और वो जमीन आम कायस्थों के कल्याणकारी कार्यों में काम आए। हमारे महामंत्री जी बहुत आगे बढ़ के खानदान तक जाते हैं। तो महामंत्री जी, आपने तो किराए के मकान से शुरुआत की थी और आज आप जो है फ्लैट में पहुंच गए। कैसे पहुंचे ये तो आप जो है विवरण देंगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारी बिहार में भी रियासत थी और यहाँ भी अपनी इतनी बड़ी जमीन है कि हमें किसी की लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी ट्रस्ट से जो है कुछ चुराने की जरूरत है और ना ही उसके ऊपर आश्रित होने की जरूरत है। अगर आपके अंदर इतनी ही ताकत थी, इतनी स्वाभिमानी थे, तो आप सारी चीजें जो हैं छोड़ के, आप तो ऑनररी जीएस हैं, ऑनररी जीएस ही बने रहते। समय आएगा वो भी पूछेंगे। आरटीआई से पूछा था, अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई कितना पैसा इनको दिया गया है। जो कायस्थ पाठशाला के विभिन्न मुकदमे हैं उनमें वकील सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है। माननी, क्या हमारे और अधिवक्ता बंधु जो हैं क्या काबिल नहीं है? हाई कोर्ट में न जाने कितने हमारे साथी हैं। अरे त्याग की बात करते हैं तो त्याग पहले खुद से तो देना शुरू करिए। आप द्वारका अस्पताल मानते हो, हम आपको 10 ऐसे द्वारका अस्पताल बना के दिखा देंगे। बहुत सही। और जब बारी आएगी दान देने की तो वो भी दे के देंगे, लेकिन सही हाथों में देंगे। दान हमेशा आदमी उसी को देता है जो उसका सदुपयोग करता है। जो सदुपयोग नहीं कर रहा है उसको चंदा भी नहीं मिलता है। इस बात से तो आप सब लोग इत्तेफाक रखते होंगे। होली, दिवाली, दशहरा में जो ग्रुप चंदा लेके बाकी के काम कर जाता है उसको आदमी दूर से देख के ही भगा देता है, और जो परिश्रम करके पूरा कार्यक्रम आयोजित करता है उसको बढ़ चढ़ के जो है सहयोग करता है। यही दान देने की विधि है और यही दान देने का सही तरीका है।
पहले आप लेने की तरीका तो सीखो, अपना आचरण तो सही करो। जिस दिन आचरण सही कर लोगे उस दिन दानवीरों की लाइन लग जाएगी। और मैं आपको वादा दे लाता हूं, 2 महीने के अंदर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर, आपका अपना डायग्नोस्टिक सेंटर बना के दूंगा, और वो भी उसमें 50% की छूट के साथ। और 6 महीने के अंदर सीटी स्कैन भी लगा के दूंगा। और सामने बोल रहा हूं, सारी ऑडिट को चेक कर लीजिएगा, एक भी पैसा केपी ट्रस्ट से नहीं लिया जाएगा, वो पूरा का पूरा दान से होगा। पहला दान मैं दूंगा और बाकी फिर आप लोगों से लूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए चाहिए। और यहां हमारे बैठे साथी और हमारी मातृ शक्ति जब साथ में निकलेंगे तो 2 करोड़ बहुत जल्दी आ जाएंगे। और हो सकता है उससे कहीं ज्यादा आ जाए कि हमारे अस्पताल में भी सहयोग करने के लिए या धर्मशाला में के लिए भी जो हो जाएगा। नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत में खोट हो तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी आदमी, अगर हम उससे प्रश्न करें कि डॉक्टर साहब आपकी ये नीयत खराब है, आपने ये गलत किया है, मैं अभी इसी वक्त अपना जो है नॉमिनेशन वापस ले लूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, जब आप देख रहे हो कि अब सत्ता हमारे हाथ से छिन रही है, तो कभी जो है कुमार भाई के लिए, तो कभी टीपी सिंह साहब के लिए, तो कभी डॉक्टर साहब के लिए, कभी किसी और के लिए, और नहीं है तो हमारे लिए। कि देखिए कितना भोला चेहरा है। अरे मेरे भाई, ये भोला चेहरा लेके ही मैं पैदा हुआ था। मेरा नाम ही सुशील है, तेरा नाम क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। और इस बार अगर चौधरी परिवार हारेगा, जो कि वो हारेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माननीय महामंत्री की वजह से हारेगा। इस बात को जरूर महामंत्री तक पहुंच जानी चाहिए। इतनी आवाज पहुंचा दो कि उनको भी पता चल जाए कि मेरे अंदर भी बोलने की क्षमता है, खाली तुम ही नहीं बोल सकते हो। कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी बैठेंगे, मिलेंगे तो उसको विस्तार से बात करेंगे। अभी सिर्फ एक लक्ष्य लेके यहां से आप सब लोग आशीर्वाद के रूप में मुझे देके जाइए कि आप खुद भी अपना मतदान करेंगे और कम से कम 10 लोगों को और मतदान कराएंगे। जब तक 10वां जो है हो ना जाए तब तक अपना मतदान नहीं करना, क्योंकि आपका एक मतदान से आपका ये भाई फिर से जो है हार